नमस्कार दोस्तों। तो मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड का एक चैप्टर, एक कहानी यह भी, जो मनु भंडारी जी के द्वारा लिखी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग इस कहानी का समीक्षा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कहानी का संदर्भ देखते हैं। तो एक कहानी यह भी कि संदर्भ में सबसे पहले तो हम ये जान ले कि मनु भंडारी ने पारिभाषित अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। यानी कि ये जो पाठ है ये मनु भंडारी जी का कोई आत्मकथा नहीं है। ठीक है, ये है आत्मकथ्य। तो आत्मकथा और आत्मकथ्य मैंने आप सभी को पहले भी वीडियो में बताया था, जब जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य हम कर रहे थे, है ना। आत्मकथा हो गई कि अपनी जीवन की कहानी को जब स्वयं लिखा जाता है तब वो उसे आत्मकथा कहते हैं, है ना। लेकिन आत्मकथ्य होता है कि उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं जब लिखी जाए, ठीक है, किसी विशेष घटना को जब उजागर किया जाए तो वो हो जाता है आत्मकथ्य। अब देखिए, मनु भंडारी जी ने जो ये आत्मकथ्य लिखा, इसमें उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि इस पाठ में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मनु भंडारी जी ने अपने लेखकीय जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं और व्यक्तियों का ही चित्रण इस आत्मकथ्य में किया है। ठीक है, संकलित अर्थ में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। तो जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लेखिका ने बहुत खूबसूरती से एक साधारण लड़की से असाधारण बनने का जो पड़ाव है उसको इस पाठ में बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। सन 1946-47 की आज़ादी की आंधी ने मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका भी देखते ही बनता है। तो आइए अब पाठ का सार हम देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिले मकान में पिताजी के बिगड़ी हुई मनई स्थिति से शुरू हुई। इनका जन्म तो हुआ था मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में, लेकिन उन्हें जब याद है, ठीक है, उनकी जो बचपन की यादें हैं वो उन्हें याद है जब वो लोग अजमेर आ गए थे। ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहते थे, जहाँ पे 1-2 मंजिला मकान था और पिताजी की बिगड़ी हुई मनई स्थिति। ठीक है, तो वहाँ से उनको याद है और इसी वजह से उन्होंने इस पाठ में वहीं से शुरुआत की है। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे, वहाँ संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ठीक है, सबसे पहले शुरू में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे, जहाँ पे वो संपन्न थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, आर्थिक असुविधाएं नहीं थी। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। ठीक है, तो कहानी बताई हुई है यहाँ पे कि पहले जो उनके पिता थे जो इंदौर में रहते थे, वहाँ पे वे आर्थिक स्थिति उनकी काफ़ी मजबूत थी, वे कांग्रेस से जुड़े हुए थे और समाज सेवा का कार्य भी करते थे। ठीक है, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वो आर्थिक स्थिति उनकी खराब होने लगी, आर्थिक मुसीबत में फंस गए, जिसकी वजह से उन्हें अजमेर आना पड़ा। ठीक है, फिर देखिए, अपने ज़माने के अलग तरीके
तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मकता घटती चली गई। वे एक शब्दकोश लिख रहे थे, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश यानी जिसको डिक्शनरी कहते हैं, तो उसे पूरा करने के बाद उन्होंने पूरा किया, वो प्रकाशित भी हुआ, परंतु उस हिसाब से धन नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी जो सकारात्मकता थी वो घटती चली गई। और यही कारण था कि पैसे की तंगी होने लगी, तो वह बेहद क्रोधी, जिद्दी और शकी हो गए। ये अपने पिताजी के बारे में मनु जी कह रही है। जब तक वे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पढ़ी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे। अब इस तरह से आर्थिक स्थिति इनकी कमज़ोर होने लगी, पैसे की तंगी होने लगी, जिसकी वजह से लेखिका के पिता बेवजह, उनका स्वभाव जो हो गया वो क्रोधी स्वभाव हो गया, जिद्दी हो गया और शकी हो गया। और वो जब तब क्या होता था, अपना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाल देते थे या फिर अपनी बच्चों पर उतारने लगे। आगे देखिए, 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। लेखिका 5 भाई बहन थे जिसमें वो सबसे छोटी थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज़्यादा उनकी यादें नहीं थी, और कम उम्र में ही उनकी बड़ी बहन की शादी हो गई। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, तो बड़ी बहन उनकी बड़ी ही होगी, है ना, उनसे तो उनकी जब शादी हो गई तो इससे लेखिका को ज़्यादा उनकी यादें नहीं थी, क्योंकि वो काफ़ी छोटी थी उस वक्त। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे तथा उन्हें नीचा दिखाते थे। ठीक है, अब देखिए, लेखिका का रूप थोड़ा सांवला था, लेकिन उसकी बड़ी जो बहन थी सुशीला वो गोरी थी, जिसके कारण पिता क्या करते थे, दोनों की ही तुलना करते थे और लेखिका को नीचा दिखाया करते थे। ठीक है, उनके ही अपने पिता। इस हीनता की भावना ने उनमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखकीय उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उबर नहीं पाई। ठीक है, अब इसी हीनता की वजह से कहीं ना कहीं लेखिका प्रेरित हुई कि नहीं, उन्हें कुछ करना है। ठीक है, तो विशेष बनने की लगन इस हीनता के कारण उनमें हुई कि नहीं, मैं विशेष बनूंगी, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसकी वजह से मैं विशेष में गिनती होगी और मुझे कुछ उपलब्धियां मिलेगी। तो उन्होंने कोशिश भी किया, परंतु लेखिका की उपलब्धियां जो थी वो उन्हें मिलने पर भी इससे वो उबर नहीं पाई। कहीं ना कहीं उनकी हीनता की भावना उनके हृदय में जमी थी। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। अब जब उनकी बड़ी बहन का विवाह हो जाता है, उनके भाई पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तब लेखिका के पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित होता है, यानी कि उनके पिता का ध्यान लेखिका की तरफ आता है। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बैठाते, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगे। ठीक है, तो देखिए, अब जब भाई उनके जो थे वो बाहर पढ़ने चले गए, बहनों की शादी हो गई, तो लेखिका अकेली बच गई घर पे। अब पिता का ध्यान लेखिका की तरफ हुआ, और जब भी घर में जब राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे, कुछ बहस होती थी, तो लेखिका के पिता चाहते थे कि वो भी बैठे और वो अपनी भावना, अपने विचार रखे, उसके अंदर देशभक्ति की भावना जगे। ठीक है, आगे देखिए, सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए भी प्रेरित किया। तो अब लेखिका की मुलाकात होती है उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से। तो देखिए, 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज में जब लेखिका फर्स्ट ईयर में होती है, तो उस समय उनकी हिंदी की जो प्राध्यापिका होती है शीला अग्रवाल, उनसे लेखिका परिचित होती है, और लेखिका में उन्हीं से हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगी। ठीक है, और साहित्य के सच को भी जीवन में उतारने के लिए उनसे ही वो लेखिका प्रेरित होती है। सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। तो आप सभी को पता ही है कि उस समय आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, तो जगह जगह ये आंदोलन हो रहे थे। ठीक है,
तो जुलूस हो रहे थे, हड़तालें हो रही थी, भाषण हो रहे थे, तो इसमें लेखिका ने सक्रिय भूमिका निभाई उस वक्त के आंदोलन में। हड़तालों, जुलूसों और भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेज का बहिष्कार करने लगी। ठीक है, तो इन सब में छात्राएं यानी कि स्कूल की जो लड़कियां, कॉलेज की जो लड़कियां थी, वे लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की, तो क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। अब ऐसी स्थिति हो गई कि कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो लोग भी हड़तालें करने लगी, जुलूस करने लगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया और कॉलेज से उनको निकलवा दिया। ठीक है, बट पिताजी को जब ये पता चला कि लेखिका बाहर आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, ठीक है, जुलूसों का नेतृत्व कर रही है, भाषण दे रही है, तो पिता उसके बहुत गदगद हो गए, खुश हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के वयस्क चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी, जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उनके पिता गुस्सा हो गए। परंतु रात को जब यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखिका के पिता ने गौरवान्वित महसूस किया। तो एक बार ऐसा हो गया कि उस वक्त क्या होता था कि लड़कों और लड़कियों में काफ़ी भेद होते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता था कि एक बार जब वो लेखिका चौराहे पर खड़ी होकर भाषण दे रही थी, तो पिता के एक मित्र ने सुन लिया और वो आके पिता से बात कर ली कि पिता को बताने लगे कि मान मर्यादा का लिहाज ही नहीं है लेखिका को, मनु को, है ना। तो इसमें उनके पिता गुस्सा हो जाते हैं। परंतु उसी दिन रात के समय एक उनके और अभिन्न मित्र आते हैं जो लेखिका की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि किस तरह से मनु भंडारी ने क्या किया, इतनी बड़ी भीड़ का नेतृत्व किया। ठीक है, तब लेखिका को अपनी बेटी पर तब पिता को अपनी बेटी पर गौरव महसूस होता है और वो गौरवान्वित होते हैं और फिर लेखिका को किसी तरह का कोई उलाहना नहीं देते। ठीक है, आगे देखिए। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश थर्ड ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया था। ठीक है, तो 1947 में मई के महीने में कॉलेज में लेखिका के समेत, लेखिका भी थी और साथ में 2-3 और छात्राएं थी, तो उनका प्रवेश थर्ड ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध मतलब बंद कर दिया गया। थर्ड ईयर में उनको एडमिशन नहीं दिया गया। ठीक है, परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। परंतु लेखिका और उनके साथ जो और छात्राएं थी, उन लोगों ने कॉलेज के बाहर जाके इतना हुड़दंग मचाया कि आखिरकार कॉलेज के प्रिंसिपल को उन्हें एडमिशन देना पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश ना कर पाई जितना आज़ादी की खुशी ने दी थी। ठीक है, और यह खुशी उतनी खुशी नहीं कर पाई थी जितनी जब देश आज़ाद हुआ था तब लेखिका खुश हुई थी। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया और उस समय 1947 के समय जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस स्थिति को, ठीक है, उस शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है लेखिका उस समय। और सही में वास्तव में लेखिका की नहीं, पूरे देश के लिए बहुत गौरवान्वित की बात थी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इस कहानी की समीक्षा अच्छी तरह समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।